दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली एक 3 मार्कर आता है, एक 1 मार्कर आता है ना, और कभी कभी 5 मार्कर भी आ जाता है। ट्राइबल्स क्या करते हैं, जंगलों को काटते हैं, वहां पर जो स्मॉल स्मॉल वेजिटेशन है उसको बर्न कर देते हैं। क्यों बर्न करते हैं? सो दैट एश, यू गेट एश। Ash is very good in potash, which is a natural fertilizer of the soil, है ना। जो पोटैश है वो मतलब सॉइल को नेचुरली फर्टिलाइज करता है। उसके बाद वो अपने क्रॉप्स ग्रो करते हैं, और क्रॉप्स ग्रो करने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद, वो उस लैंड को वापस से यूज नहीं करते, बिकॉज वो अनन्या पांडे है। वी ओनली वेयर क्लोथ्स वन टाइम, नहीं, राइट। यहाँ पर ओनली सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स आर ग्रोन। यहाँ पर वेराइटी ऑफ फूड क्रॉप्स आर ग्रोन। कभी कभी ऐसे फूड क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जिससे मार्केट में प्रॉफिट मिले। हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम गाइस टू टुडे सेशन, जहां पर हम करने वाले हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एग्रीकल्चर, विच इज चैप्टर 4 ऑफ योर क्लास 10 ज्योग्राफी। चैप्टर अगर आप पूरा ज्योग्राफी का क्लास 10 का बुक देखो, नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और हम अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अभी बात कर रहे हैं। पहले हमने वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात किया, फिर हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में बात करा, और आज हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, विच इज ऑल्सो समथिंग, एक ऐसी एक्टिविटी जो हम नेचुरल रिसोर्स से ही करते हैं। दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली एक 3 मार्कर आता है, एक 1 मार्कर आता है ना, और कभी कभी 5 मार्कर भी आ जाता है। तो एक होता है ना इजी मार्क्स इन योर पॉकेट वाला चैप्टर, ये वो वाला चैप्टर है। इसके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान है। कुछ चीजें इस चैप्टर के ऐसे जरूर है जिसमें थोड़ा रट्टाफिकेशन है, बट उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, अगर आप वो याद करके जाओगे तब भी आपके लिए काफी रहेगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखो। बहुत मजेदार तरीके से, साधारण तरीके से मैं आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। यू गाइज ऑलरेडी नो मी, मेरा नाम है सुरभि गुप्ता। पिछले 3 सालों से मैं यहाँ पर वेदांतु 9th और 10th पे SST पढ़ा रही हूँ। माई मेन मोटिव बिहाइंड टीचिंग SST इज कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ कि बच्चों को जो है हर कॉन्सेप्ट में मजा आए, और बच्चा जो है कोशिश करे कि यार मतलब आसपास में जो इवेंट्स हो रहे हैं, लाइफ इवेंट्स, उसको अपने चैप्टर से कनेक्ट कर पाए। अगर आप ये कर पा रहे हो तो मेरा जो है पढ़ाना सफल हुआ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स इन SST, इट्स अबाउट रियली अंडरस्टैंडिंग एंड लविंग द सब्जेक्ट। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो पर आपको ये वीडियो थोड़ी स्लो लग रही है, तो यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो एट 1.25x या 1.5x, देख सकते हो, है ना। कुछ बच्चे होता है कि मैम बहुत स्लो जा रही है, तो यू कैन गो एट अ लिटिल हायर स्पीड। यूट्यूब अगर हमें सुविधा देती है तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें। वीडियो को थम्स अप दे देना अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वेदांतु न्यू 9th और 10th चैनल है, जहां पर CBSE के लेटेस्ट अपडेट्स, मोटिवेशनल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे आराम से मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करें। लेट्स स्टार्ट विद सम मोटिवेशन। If you can change your mind, you can change your life. वाह वाह एंड दैट इज वाई गाइज, अपना दिमाग चेंज करो। अभी तक अगर आपने हमारे मिड टर्म पेपर्स डाउनलोड नहीं किए हैं, कर लो। सोचो आपको पूरा मॉक पेपर, जिस तरीके का आपका मिड टर्म पेपर बनेगा, वो फ्री में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग SST, इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स। तो इसका जो है फ्री क्वेश्चंस अलॉन्ग विद आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एक लिंक में मिलेगा। ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन इट एंड डाउनलोड इट। लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? एग्रीकल्चर। तो अगर आपको याद है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हमने 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो एग्रीकल्चर कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके हम लोग जो है गुड्स प्रोड्यूस करते हैं टू सैटिस्फाई आवर नीड्स, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो शुगर केन हो, राइट। अब हम एग्रीकल्चर इंडिया के लिए क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इंडिया के लिए वो सबसे ज्यादा इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन आवर कंट्री 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन सम और द अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। या तो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, या डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है लेबरर्स है, एग्रीकल्चरल से रिलेटेड काम कर रहे हैं। 85 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन, दैट इज 75% ऑफ द पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी एक्टिविटी है। हम काफी ज्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, क्योंकि वो हमें फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर से जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है उसको वो प्रोसेस होता है इंडस्ट्रीज में टू क्रिएट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। एग्रीकल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स देता है दैट वी नॉट ओनली यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन बट ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट, है ना। हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ शुगर,
जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लुक एट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, है ना, क्या क्या क्रॉपिंग पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्या मेजर फूड क्रॉप्स इंडिया में ग्रो करते हैं, एंड एग्रीकल्चर में हम ऐसे क्या टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ला सकते हैं सो दैट प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल? क्या आप कोई ऐसी इंडस्ट्री बता सकते हो जिसमें एग्रीकल्चर से हमें रॉ मटेरियल मिलता है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, है ना, शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन को प्रोसेस करके जब शुगर बनता है, राइट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग? आप देखोगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार से फार्मिंग की जाती है और इसके मेन रीजन होते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां अलग टाइप की फार्मिंग होगी, जहां पानी की किल्लत होती है वहां अलग टाइप की फार्मिंग होगी। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, जैसे आप देखोगे कि कुछ कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा मशीनें यूज होती है, बड़ी लैंड है तो वहाँ अलग टाइप का कल्टिवेशन होता है, अलग टाइप का फार्मिंग होता है। सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, हिस्ट्री क्या है उस रीजन की, क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस है जिसके बेसिस पे वहां पर वो क्रॉपिंग होता है। तो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज रीजंस वी सी दैट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज डन। उस टाइप ऑफ फार्मिंग को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। अब यहाँ पर कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, इसको बस लॉजिकली समझेंगे। व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसको हम और दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, वो है ना, पुराना मतलब समथिंग दैट हैज बीन यूज्ड सिंस हिस्टोरिक टाइम्स। पुराने टूल से जब हम फार्मिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव फार्मिंग। सबसिस्टेंस मतलब सर्वाइवल। जब आप फार्मिंग करते हो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए नहीं, आप फार्मिंग करते हो सिर्फ उतना प्रोड्यूस करने के लिए जो काफी है आपके परिवार वालों का पेट भरने के लिए, है ना, दैट इज इनफ फॉर कंजम्पशन, दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग वो वाला फार्मिंग होता है जहां पर आप जो लोकल पुराने टूल्स होते हैं जैसे कि हो, दाओ, डिगिंग स्टिक्स, है ना, इसका इस्तेमाल करते हो, डिगिंग स्टिक्स का, दाओ का, टू डू फार्मिंग, एंड उस फार्मिंग में आप उतना ही प्रोड्यूस करते हो दैट इज इनफ फॉर योर सेल्फ कंजम्पशन। अब ऐसा नहीं है कि आप इतना ही प्रोड्यूस करना चाहते हो, ऑफ कोर्स आप ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो, बट आपके पास पैसा नहीं है, आप स्मॉल फार्मर हो, आपके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, इसके वजह से आप जो भी आपके पास टूल्स होते हैं उससे आप फार्मिंग कर रहे हो और आप अपने पेट को भरने के लिए उतनी फार्मिंग ही कर पाते हो। अब ऐसे फार्मर्स जो है ऑब्वियसली उन पे स्मॉल ट्रैक ऑफ लैंड है, वो गरीब है, तो ऐसा तो है नहीं वो मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग यूटिलाइज कर पाएंगे, है ना। तो जो उन पे प्रिमिटिव टूल्स होते हैं, जो बारिश आती है मॉनसून पे वो डिपेंडेंट होते हैं, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो फर्टिलाइजर खरीद लाए, है ना, तो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पे वो डिपेंड करते हैं फॉर द ग्रोइंग ऑफ देयर क्रॉप्स। ठीक है, सो दीज आर वेरी पुअर फार्मर्स who practice primitive subsistence farming. ठीक है, अब वन अनदर मेथड लाइक दूसरा तरीका ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये यूजुअली ट्राइबल एरियाज में होता है जहां पर ट्राइबल्स क्या करते हैं, जंगलों को काटते हैं, वहां पर जो स्मॉल स्मॉल वेजिटेशन है उसको बर्न कर देते हैं। क्यों बर्न करते हैं? सो दैट एश, यू गेट एश। एश इज वेरी गुड इन पोटैश विच इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर ऑफ द सॉइल, है ना। जो पोटैश है वो मतलब सॉइल को नेचुरली फर्टिलाइज करता है। उसके बाद वो अपने क्रॉप्स ग्रो करते हैं और क्रॉप्स ग्रो करने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद वो उस लैंड को वापस से यूज नहीं करते, बिकॉज़ वो अनन्या पांडे है, वी ओनली वेयर क्लोथ्स वन टाइम, नहीं, है ना। वो लैंड पे इसलिए वापस से क्रॉप्स ग्रो नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि एक बार क्रॉप्स ग्रो हो गए तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। देन दे मूव टू अ न्यू पीस ऑफ लैंड, slash the trees again, burn the small shrubs and vegetation again। फिर जो आपको ash मिलता है, पोटैश मिलता है, उसमें जो पोटैश होता है that is a natural fertilizer जिसमें वो वापस से क्रॉप्स ग्रो करते हैं।
समझ रहे हो? सो दैट इज योर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जो काफी ट्राइबल एरियाज में फार्मिंग, इस तरीके की फार्मिंग प्रैक्टिस होती है। यहाँ पर भी फार्मर्स मॉडर्न इनपुट्स नहीं यूज करता। यहाँ पर भी जो फार्मर्स है वो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पे डिपेंडेंट होते हैं एंड दे आर डिपेंडेंट अपॉन योर रेनफॉल। अब ऑब्वियसली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को एक और बहुत फेमस शब्द से जाना जाता है एंड दैट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि आप एक जगह फार्मिंग करते हो, फिर जब उसमें आप हार्वेस्ट कर लेते हो, फिर दूसरे लैंड पे जाते हो, फिर वहां फार्मिंग करते हो, फिर उसमें सॉइल जब एग्जॉस्ट हो जाती है तो तीसरी जगह जाते हो। दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अब इसको अलग अलग नाम से अलग अलग एरियाज में बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में झूमिंग है ना, इंडिया में आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड में इसको झूमिंग बुलाया जाता है। मणिपुर में पामलाओ बुलाया जाता है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट में दीपा बुलाया जाता है। आई नो आप आपके दिमाग में आएगा मैम ये कैसे याद करें, तो बेटा कुछ ही चीजें हैं जो ज्यादातर सीबीएसई बार बार पूछता है। आई टेल यू वो क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा, एम फॉर मेक्सिको, एम फॉर मिल्पा। कोनुका वेनेजुला में बुलाया जाता है। रोका इन ब्राजील, मेसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। देन वी हैव बेवार या दहिया इन मध्य प्रदेश, पोद्दू या पेंदा इन आंध्र प्रदेश, कोमाम ब्रिंगा इन ओडिशा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वारले इन साउथ ईस्ट राजस्थान, खिल इन हिमालयन बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड, झूमिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है जो सीबीएसई पूछ सकता है, तो बेटा झूमिंग इज काफी पॉपुलर है ना। यहाँ पर मिल्पा, रोका, लदांग काफी पूछा जाता है। एंड देन यू हैव कुमारी, पोद्दू, बेवार या दाहिया है ना। ये काफी ज्यादा मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस है, बाकी इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते। यू कैन इग्नोर देम इफ यू वांट। पढ़ लो, कभी गलती से आ जाए पढ़ लो, पर ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे टाइप ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग पे, जिसको बोला जाता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब बहुत सारे इंडिया में और वर्ल्ड में ऐसे एरियाज हैं जो बहुत ज्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल एरियाज जैसे अगर आप हमारा गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, पूरा वाला बेल्ट देखोगे, नॉर्दर्न प्लेन्स का बेल्ट, वहां पर लैंड इज वेरी फर्टाइल, लेकिन फार्मर्स हैव वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ लैंड। अब लैंड तो बहुत स्मॉल है पर फर्टाइल बहुत ज्यादा है, तो फार्मर्स का प्रयास रहता है कि उस छोटे से लैंड में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हम निकाल पाए, है ना। तो उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स भी यूज की जाती है, फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स भी यूज किया जाता है, एक साल में 2 से ज्यादा क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं, जिससे कि जितना उसमें से पैसा आप कमा पाओ, जितना प्रोडक्टिविटी आप कर पाओ, आप करते हो, क्योंकि आप उसको उस छोटे से पीस ऑफ लैंड को इतना इंटेंसिवली यूज करते हो। दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव फार्मिंग। अब बहुत सारे फार्मर्स उसमें उतना, क्योंकि लैंड छोटी है ना, तो उसमें उतना ही प्रोड्यूस कर पाते हैं कि वो अपने परिवार वालों को खिला पाते हैं, 1-2 केजी मार्केट में बेचते हैं। तो इट इज नोन एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बिकॉज ऑफ द स्मॉल पीस ऑफ लैंड, इतना ही प्रोड्यूस होता है दैट इज फिट फॉर सर्वाइवल, राइट। तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से लैंड लिमिटेड है ना, तो यहाँ पर काफी लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, काफी ज्यादा परिवार वाले को जो है इसमें यूज किया जाता है कि भाई रामू सीता सब लोग जो है लग जाओ, लैंड से प्रोडक्टिविटी निकालनी है। हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में, आएगा नहीं क्योंकि दिमाग तो म्यूजियम के लिए ना सजा सजाया रखा हुआ है ना, आएगा नहीं, बट ट्राई करो। एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि लैंड का जो पीस है वो इतना छोटा क्यों है? Why is the piece of land so small? है ना, द रीजन फॉर दैट इज इन इंडिया हमें बच्चे पैदा करना अच्छा लगता है। हमारे देश में पॉपुलेशन ज्यादा है, फार्मर के 5 लड़के होते हैं। अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से के हिसाब से जब पापा मरता है तो लैंड इज इक्वली डिवाइडेड अमंग्स्ट हिज चिल्ड्रन, तो लैंड डिवाइड हो जाती है, फिर उनके 5 बच्चे होते हैं, फिर लैंड और डिवाइड हो जाती है, फिर पीढ़ी पर पीढ़ी जो है जो लैंड का साइज है वो काफी छोटा हो जाता है, ठीक है। राइट, लैंड का जो साइज है वो काफी छोटा हो जाता है एंड देयरफॉर दिस पुट्स एन इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, राइट।
The right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomical. Because of law of inheritance, जो final land किसी पे आता है वो इतना छोटा होता है कि वो uneconomical render हो जाता है, उसमें आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते. Right, the farmers continue to take maximum output from limited land in the absence of alternative source of livelihood. क्योंकि farmers के पास कुछ और है नहीं करने को. देखो यार, फार्मिंग एक ऐसा स्किल है जो आपके पापा, आपके परदादा आपको सिखा के जाते हैं, है ना. अब आपको उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, आपको आता है करना, कोई और आपके पास एजुकेशन नहीं होती, तो फार्मर्स वही काम करते हैं इवन दो उसमें आप ज्यादा पैसा नहीं बचा, है ना. छोटा पीस ऑफ लैंड में आप कितना ही उगा लोगे, राइट. ऑलराइट, अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. अब बच्चों याद रखना ये जो डिफरेंस है गूगल पे भी है पर गलत दे रखा है ना. तो याद रखना कि यही वाला डिफरेंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, है ना. यही वाला डिफरेंस आपको याद करके एग्जाम में दे जाना है. पहला, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत ही ज्यादा स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड पे होता है, इसका लैंड पीसेस कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है. दूसरा, यहाँ पर प्रिमिटिव टूल्स यूज किए जाते हैं जैसे हो, दाव, डिगिंग स्टिक्स. वहाँ पर थोड़े मॉडर्न मशीनरी भी यूज किया जाता है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर यूज किया जाता है जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यू नो, ट्रैक्टर वगैरह. तीसरा, यहाँ पर फार्मिंग इज डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल, बारिश आएगी तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा. यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज पे डिपेंड करता है फार्मर, है ना, उसके पास ट्यूबवेल होगा या कैनाल फैसिलिटी होगी. यहाँ पर मैन्योर इज यूज्ड टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी, जो आपका काउ डंग है, नेचुरल तरीका. यहाँ पर मॉडर्न इनपुट्स यूज किया जाता है जैसे फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह. यहाँ पर फैमिली मेंबर्स प्रोवाइड लेबर, यहाँ पर कभी कभी जब जरूरत होती है लेबरर को हायर भी कर सकते हैं, राइट. यहाँ पर लो प्रोडक्शन होता है यहाँ पर कंपैरेटिवली, क्योंकि लैंड भी फर्टाइल ज्यादा होती है तो हायर प्रोडक्शन होता है, राइट. यहाँ पर ओनली सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स आर ग्रोन. यहाँ पर वेराइटी ऑफ फूड क्रॉप्स आर ग्रोन. कभी कभी ऐसे फूड क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जिससे मार्केट में प्रॉफिट मिले, थोड़ा बहुत मार्केट में बेचते हैं उससे प्रॉफिट भी कमा लेते हैं. क्लियर? यस, मुंडी हिला लो, मुंडी हिला लो. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग. राइट, कमर्शियल फार्मिंग होता है वो वाला फार्मिंग दैट इज डन फॉर प्रॉफिट, है ना, ट्रेड के लिए, प्रॉफिट के लिए जो फार्मिंग करा जाता है उसको कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं. सब्सिस्टेंस फार्मिंग यूजुअली मेजॉरिटी आप जो प्रोड्यूस करते हो खुद ही खा लेते हो. कमर्शियल फार्मिंग में मेन आइडिया प्रॉफिट होता है, सेल होता है. यहाँ पर जो ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड होते हैं वो बहुत लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड होते हैं जिसमें फार्मिंग करते हो. मॉडर्न मशीनरी यूज करी जाती है, थ्रेशर, यू नो, ट्रैक्टर, ऑल काइंड्स ऑफ मशीनरी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, राइट. सब कुछ यूज किया जाता है विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. अब यहाँ पर कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो रीजन बाय रीजन जो है वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल, राइस जो है हरियाणा में ग्रो किया जाता है एज अ कमर्शियल क्रॉप. हरियाणा में उसको ग्रो किया जाता है टू एक्सपोर्ट, है ना, कि भाई हम लोग बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे. बट वहीं राइस जो है छोटे छोटे फार्मर्स उड़ीसा के ग्रो करते हैं एज अ सब्सिस्टेंस क्रॉप, सर्वाइवल के लिए. तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग क्रॉप्स का कमर्शियलाइजेशन अलग है, ठीक है. इसलिए क्योंकि हरियाणा में जो है इरिगेशन फैसिलिटी आ गई थी तो उन्होंने राइस ग्रो करना शुरू कर दिया था. ट्रेडिशनली वो ग्रो नहीं करते थे, है ना, प्रॉफिट के लिए उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया. पर उड़ीसा में तो ट्रेडिशनली राइस ग्रो करते थे छोटे छोटे फार्मर्स भी, है ना, बट दैट इज फॉर देयर ओन कंजम्पशन, राइट. अब वन काइंड ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज कॉल्ड प्लांटेशन. प्लांटेशन होता है जब आप एक लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड में वन क्रॉप ही ग्रो करते हो, एक ही क्रॉप ग्रो करते हो, उसको बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग, है ना, वेयर वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज पीस ऑफ लैंड. ठीक है, द प्लांटेशन. अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर यूजुअली वो वाले क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जो लार्ज पीस ऑफ, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं. तो बेटा बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं दैट इज प्रॉफिटेबल ओनली व्हेन यू ग्रो देम इन लार्ज नंबर. फॉर एग्जांपल टी. अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने छोटे से पीस ऑफ लैंड में 50 टी के प्लांट्स उगा दिए, है ना, इतने नुन्ने से एक चम्मच चाय मिलेगी आपको उससे. तो चाय हो गया, रबर हो गया, यू नो, कॉफी हो गया, ये ऐसे कुछ क्रॉप्स होते हैं दैट रिक्वायर अ लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड एंड यू नीड टू प्रोड्यूस अ लॉट फॉर इट टू बी प्रॉफिटेबल, राइट. तो इसीलिए टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, शुगर केन प्लांटेशन, ये प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं वेयर
You grow them on a large piece of land. अब जो प्लांटेशन होते हैं, they have an interface of agriculture एंड इंडस्ट्री. मतलब मोस्ट प्लांटेशन, ये जो प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं, दे आर यूज एज रॉ मटेरियल फॉर एनी इंडस्ट्री. जैसे शुगर केन को प्रोसेस करके शुगर बनता है, चाय को आप इसको ऐसे ही नहीं खा सकते, रबर को प्रोसेस करके आपको रबर प्रोडक्ट्स मिलते हैं. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी हैव लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड. इसमें काफी कैपिटल भी यूज होता है, काफी पैसा चाहिए लैंड खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, लेबर इंटेंसिव होता है ना. टी लीव्स को हाथ से जो है निकाला जाता है, तो काफी लेबर इंटेंसिव है. माइग्रेंट लेबर का काफी यूज होता है. फॉर एग्जांपल बिहार, यूपी के लोग आसाम वगैरह में काम करते हैं, है ना. देन यू हैव रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री में यूज होता है, एंड यू आल्सो रिक्वायर अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड्स. इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए जिससे जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको इमीडिएटली आप फैक्ट्री तक ड्रॉप कर पाओ, नहीं तो खराब हो जाएगा. ठीक है. सो इट इज एन इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. तो इंडिया में प्लांटेशन क्रॉप्स है आपके टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना. टी इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफी इन कर्नाटका. ठीक है. अब अगले पार्ट में जाने से पहले लेट्स डू सम क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लांटेशन फार्मिंग? जल्दी से इसका आंसर बता दो. ओके. In this type of farming, a single crop is grown on a large area, ये तो सही है. The plantation has an interface of agriculture and industry, ये भी सही है. Plantation covers large tracts of land called estates, ये भी सही है. Farmers clear a patch of land by felling trees and burning them to produce cereal and other crops, ये नहीं है plantation के बारे में. This is more like slash and burn agriculture. हो रहे हैं questions? अगला question, जल्दी से बता दो आंसर. मैंने बताया था ये फेमस है. नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में क्या बोला जाता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को? द आंसर इज झूमिंग. झूमिंग. बाय देयर इज अ नीड फॉर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. Mainly used for obtaining higher production to the extent, mainly used for getting rid of pesticides, mainly used for obtaining lower, नहीं, mainly used for irrigation. तो आंसर is option A. इंटेंसिवली इसलिए किया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो. राइट. चलो, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न. आप देखोगे अगर आपने कभी गार्डनिंग की है तो आपने देखा होगा कि अगर आप गलत टाइम पे टमाटर उगाते हो, जो मेरे साथ हो चुका है ना. मैंने जो है बहुत ठंड में, बारिश के टाइम में टमाटर उगा नहीं, जो होगा उसमें बहुत सड़े हुए कुछ छोटे छोटे टमाटर है. फिर मुझको बाद में गार्डनर ने बोला कि ये जो है आपको ग्रो करना है ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर. तो क्रॉप्स जो है अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग एरियाज में ग्रो किए जाते हैं. ऑन द basis of Indian seasons, we have divided our cropping pattern into 3 different types: खारिफ, राबी और जायद. अब इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना. ठीक है. यू हैव खारिफ. खारिफ के फॉर खारिफ, के फॉर खुशबू. खुशबू जो है वो तब आती है जब अच्छी बारिश होती है. जब खुशबू मैम नहीं, जब बहुत अच्छी बारिश होती है तो खुशबू आती है ना, मिट्टी, गीली मिट्टी की इतनी सुंदर खुशबू. उससे याद रखो खारिफ क्रॉप्स. खारिफ क्रॉप्स को कब ग्रो किया जाता है? खारिफ क्रॉप्स को तब ग्रो किया जाता है जब बारिश होती है, ऑन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, दैट इज जून और जुलाई, और उसको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर, अक्टूबर. तो जिन क्रॉप्स को बहुत पानी की जरूरत होती है ना, वो खारिफ क्रॉप्स होते हैं, जैसे पैडी, तुर, मूंग, ज्वार, जूट, सोयाबीन और ग्राउंडनट. थोड़ा याद करना पड़ेगा, स्पेशली पैडी बहुत पॉपुलर है ना. तो द मेन वे थ्रू विच यू गेट इरिगेशन इज रेनफॉल एंड इन कोस्टल एरियाज, क्योंकि वहां बारिश बहुत होती है. फिर आता है आपका राबी. तो आर से राबी, आर से रजाई. और रजाई हम कब ओढ़ते हैं? जब बहुत ठंड होती है. तो राबी क्रॉप्स यूजुअली आर ग्रोन इन विंटर टाइम, जब रजाई ओढ़ने का टाइम आता है. सो दैट इज अक्टूबर, नवंबर. समर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है मार्च, अप्रैल में. क्या क्रॉप्स ग्रो होते हैं? तो गाइस व्हीट है ना, जिसको ये तब ग्रो होता है जब बारिश होती है हल्की हल्की. विंटर रेनफॉल नहीं होती, विंटर्स में थोड़ी थोड़ी जो रेनफॉल होती है अक्टूबर नवंबर में, उस टाइम इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. और हार्वेस्ट करते हैं मार्च अप्रैल में, जब बहुत सड़ी हुई धूप होती है. राइट. तो यहाँ पर wheat, barley, peas, gram and mustards, all those things that you get in March, April.
है ना, वो आपको यहाँ राबी क्रॉप्स में दिखेगा। अच्छा, यहाँ आपके दिमाग में आएगा कि मैम विंटर में रेनफॉल कैसे हो सकती है, मॉनसून विंड्स तो नहीं आते। तो इफ यू रिमेंबर योर क्लास 9 ज्योग्राफी, जो मुझे पता है आधे बच्चों ने भूल गया, मेमोरी लॉस तो भाई हमारे खून में है ना, तो आपको याद होगा कि इंडिया में वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो है, इंडिया में वो विंड्स आते हैं, है ना, वो जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होते हैं मेडिटेरेनियन सी के सामने, वहां से विंड्स जो है मॉइस्चर लेडन आते हैं, जो थोड़ा बहुत नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश करते हैं, हरियाणा पंजाब उस साइड में, है ना, तो वहां पर ग्रो किया जाता है खारिफ राबी क्रॉप्स जैसे वीट। देन आता है जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स जो है मिडिल क्रॉप्स है ना, जो खारिफ और राबी क्रॉप्स के बीच वाला सीजन होता है, जो समर सीजन होता है, अप्रैल मई जून के टाइम, उस टाइम ग्रो किया जाता है। तो ये समर क्रॉप्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, गर्मियों में आप देखते हो ना ठेले पे मिल रहे होते हैं, तो उससे याद रखो, दीज आर जायद क्रॉप्स। क्लियर? राइट। in states like Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year। मतलब एक साल में 3 अलग अलग तरीके के चावल ग्रो किए जाते हैं, जिसका नाम होता है ओस, अमान एंड बोरो, है ना। तो चावल है लेकिन अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न की तरह ग्रो करते हैं। तो इसको बस याद रखो, 3 तरीके के चावल क्या ग्रो होते हैं, ओस, अमान एंड योरो। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। तो अलग अलग क्रॉप्स आर ग्रो इन डिफरेंट वेदर कंडीशंस। लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खारिफ क्रॉप? के फॉर खारिफ। खारिफ मतलब बारिश की खुशबू, है ना। ऑनसेट ऑफ मॉनसून में ये होता है। तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून में कौन सा होता है? बार्ले, पीस, बाजरा या मस्टर्ड। पैडी याद है मुझको बस, मस्टर्ड तो वो था, एक बार देखना पड़ेगा। मस्टर्ड तो राबी था, है ना। बाजरा है आंसर, बाजरा लग रहा था मुझे, बट आई वांटेड टू चेक, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो गाइज याद करना पड़ेगा। देयर इज एक्चुअली अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस ऑल्सो, बट मैं ट्रिक भूल गई हूँ, उसके लिए अलग वीडियो लाऊंगी याद करके। राबी क्रॉप्स क्या होते हैं? व्हाट आर राबी क्रॉप्स? राबी क्रॉप्स आर सो, देखो आर फॉर राबी, आर फॉर रजाई, तो दे आर सोन ड्यूरिंग विंटर, है ना। सोन ड्यूरिंग रेनी सीजन नहीं। अक्टूबर नवंबर में इसको सो किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है ड्यूरिंग मार्च का सनी टाइम। सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर। ऑप्शन ए, राइट। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। कल जो हमारा सेशन आने वाला है उसमें हम लोग करेंगे मेजर फूड क्रॉप्स, है ना। इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कैसे याद करना है, क्या याद करना है, लॉजिकली याद करेंगे। एंड व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। पहले देखते हैं हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कैसे एग्रीकल्चर जो है इंडिया में एक प्राइमरी एक्टिविटी है, एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बिकॉज 85% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन सम और द अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चर हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पर फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं, नॉट जस्ट फॉर आवर कंजम्पशन बट ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस, है ना। तो एग्रीकल्चर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। फिर हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग टाइप्स ऑफ फार्मिंग इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है। पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो यूजुअली खुद के कंजम्पशन के लिए जब फार्मर्स करते हैं। दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग, वो तब किया जाता है जब प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए बड़े बड़े ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड पे हम लोग फार्मिंग करते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग को भी फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और हमने देखा कमर्शियल फार्मिंग का एक एग्जाम्पल, दैट इज प्लांटेशन फार्मिंग, है ना। फिर हमने उसके बारे में पढ़ा क्या डिफरेंसेस है वगैरह। मेन डिफरेंस देखो ये होता है कि प्रिमिटिव फार्मिंग में ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड बहुत छोटे होते हैं, कमर्शियल फार्मिंग में ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड बहुत बड़े होते हैं। प्रिमिटिव फार्मिंग में यूजुअली फैमिली लेबर और मे भी 1-2 और एक्स्ट्रा लेबर से आपका काम चल जाता है। कमर्शियल फार्मिंग में बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव होता है, यू नो। तो सबसिस्टेंस में यू आर प्रोड्यूसिंग ओनली एज मच एज यू वांट टू कंज्यूम एंड फॉर वेरी लिटिल प्रॉफिट। कमर्शियल फार्मिंग में मेनली प्रॉफिट ड्रिवन फार्मिंग होता है। तो ये ज्यादा आपके मेजर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस होते हैं दोनों में। फिर हमने बोला अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स,
है ना, अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होते हैं, उसके हिसाब से हमने डिवाइड किया है इनटू राबी, खारिफ एंड जाइद, है ना। राबी क्या होता है, राबी से कैसे मैंने बोला याद करने के लिए, मैंने कहा राबी, आर फॉर राबी, आर फॉर रजाई, जो विंटर के टाइम है ना, अक्टूबर नवंबर के टाइम जो हल्की सी बारिश होती है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस, है ना, उसके टाइम जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, पंजाब हरियाणा में हम लोग गेहूं को बीजते हैं और फिर मार्च अप्रैल में जब बहुत सड़ी हुई धूप होती है तब उसको हार्वेस्ट किया जाता है। उन क्रॉप्स को हम राबी क्रॉप्स बोलते हैं। खारिफ आता है, के फॉर खारिफ, के फॉर खुशबू, जो आप देखते हो कि जब मॉनसून, ऑनसेट ऑफ मॉनसून होता है, क्योंकि खुशबू होती है ना बारिश की, तब जो है बीज बीजे जाते हैं और हार्वेस्ट किया जाता है अगस्त सितंबर अक्टूबर में, है ना। फॉर एग्जांपल पैडी या राइस। एंड देन यू हैव जाइद। जाइद जो है अप्रैल मई जून, जो बीच वाले मंथ्स है उसमें ग्रो किया जाता है। यहाँ पर भी सी दैट यूजुअली जो समर क्रॉप्स होते हैं जैसे क्यूकम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये वाले क्रॉप्स ग्रो होते हैं। तो हमने यहाँ तक पिछली बार चैप्टर किया था, अगर आपको कुछ उसमें याद है तो याद आ रहा है कि हाँ कुछ तो ऐसा पढ़ा था हमने, है ना, क्या खाया था लंच में, ये नहीं याद मैम, ये कैसे याद रहेगा कि क्या पढ़ा था। कोशिश करो, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट मेजर फूड क्रॉप्स। ये वाला जो पार्ट है ना, नॉर्मली बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि काफी ज्यादा याद करना है, लेकिन आई टेल यू कौन से क्रॉप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। मिड टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो देखो यार, मिड टर्म्स में स्कूल वाले कुछ भी कर सकते हैं। मिड टर्म्स में स्कूल वाले अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी होगा वो भी पूछ सकते हैं, बट आई विल बी टीचिंग इन टर्म्स ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। एंड देन यू हैव टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये दोनों पार्ट आज हम करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैंने पिछले सेशन में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, जहां पर मैंने आपको केस दिया था अबाउट रांझा, और मैंने कहा था कि रांझा कौन से टाइप ऑफ फार्मिंग उसका परिवार करता है। तो आई होप आप लोगों ने लिखा है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कौन से क्रॉप्स जो है ऐसे फार्मिंग में ग्रो किए जाते हैं, यूजुअली सब्सिस्टेंस क्रॉप्स जो कंजम्पशन के लिए है, जैसे गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही बच्चा है बेटा, बाकी बच्चों ने तारीफ की है सेशन की, विच इज वेरी गुड, बट मेक श्योर कि आप होमवर्क क्वेश्चन का जवाब भी दो। तो वी ओनली हैव ऋग्वेद हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर, है ना। मेजर क्रॉप्स लाइक सीरियल्स आर ग्रोन, ये भी सही है, सो गुड जॉब ऋग्वेद। बाकी बच्चे शर्म करो यार, होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स दे दिया करो, ठीक है। चलो लेट अस बिगिन विद मेजर क्रॉप्स, राइट। अब मेजर क्रॉप जो है ना, अलग अलग क्रॉप्स देश के अलग अलग हिस्सों में ग्रो होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया, फिजिकल कंडीशंस, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस वगैरह वगैरह। हमारे पास हम क्रॉप्स को 3 मेजर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फूड क्रॉप्स जिसको हम खाते हैं, नॉन फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स, ये है ग्रेन्स वाला फूड क्रॉप्स जो आपके ग्रेन्स होते हैं। देन यू हैव योर नॉन ग्रेन फूड क्रॉप्स जिसमें टी, बेवरेजेस, शुगर केन, ये वाले आते हैं। एंड देन यू हैव नॉन फूड क्रॉप्स जैसे रबर, फाइबर क्रॉप्स जैसे कॉटन और जूट, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फूड क्रॉप्स। राइस की अगर हम बात करें तो राइस हमारे देश में, गेहूं और राइस दोनों ही स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड वो फूड होता है जिसको आप दिन में एटलीस्ट 2 बार खाते हो, है ना। मतलब आपका एक दिन का खाना उसके बिना पूरा ही नहीं होता, उसको हम स्टेपल फूड बोलते हैं। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। तो चाइना में भी राइस काफी खाया जाता है, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। एज यू गाइज नो, राइस को पकाने में भी काफी पानी यूज होता है, पकाया है ना बॉइल्ड राइस, राइट। और उसको उगाने में भी काफी पानी यूज होता है। बहुत पानी यूज करने का मतलब है कि उसको मॉनसून में उगाया जाता है। मॉनसून मतलब बारिश, बारिश की खुशबू, के फॉर खुशबू, के फॉर खारिफ क्रॉप, है ना। नाउ इट रिक्वायर्स हेवी रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। हेवी रेनफॉल मतलब 100 सेंटीमीटर से ऊपर, लेस रेनफॉल मतलब 100 सेंटीमीटर से नीचे, 75 सेंटीमीटर से नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल चाहिए होता है। इट ग्रोज इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल ऑल्सो टुडे बिकॉज ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज। तो आजकल आप ये बात याद रखना पड़ेगा कि राइस अगर आप देखो तो मेजर एरिया दैट इट ग्रोज इन इज इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, है ना, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहाँ पर राइस खाया भी बहुत ज्यादा है, राइट। कोस्टल एरियाज इन द डेल्टाइक रीजन, वेरेवर राइस इज ईटन अ लॉट, वहां पर यूजुअली ग्रो भी ज्यादा किया जाता है। ऑलराइट, तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन सब एरियाज में भी आजकल राइस इसीलिए ग्रो हो पा रहा है बिकॉज ऑफ वेरी गुड इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन की वजह से जहां पर ये क्रॉप ग्रो होना भी नहीं चाहिए ना, वहां ग्रो हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी सॉइल भी खराब हो रही है।
Alright, let's move on to the next staple crop of our country, गेहूं, wheat, है ना। वीट जो है ज्यादातर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ग्रो होता है। वीट को बहुत कम बारिश की जरूरत होती है। इट इज अ खारिफ क्रॉप। जब ठंड होती है तब उसको बीजा जाता है एंड इस अप्रैल में जब बहुत ज्यादा धूप होती है तब उसको हार्वेस्ट किया जाता है। ऑब्वियसली विंटर रेनफॉल की बात हो रही है तो इट विल नॉट रिक्वायर लॉट ऑफ रेन, है ना। तो 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो इसमें याद क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है ना, की जरूरत है। एंड इट यूजुअली ग्रोज इन गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट एरिया में ही आपको वो वेस्टर्न साइक्लोन विंड्स आते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट एरिया और ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ द डेक्कन में भी आती है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ऐसी विंड्स आती है जिसकी वजह से थोड़ी बारिश होती है। तो डेक्कन एरिया एंड गंगा सतलज प्लेन। क्लियर। पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान, जहां पर गेहूं ज्यादा खाया जाता है, नॉर्थ में ज्यादा खाया जाता है, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन टू मिलेट्स। अब मैं यूजुअली जब क्लास 10 में चैप्टर पढ़ाती हूँ मैं एक कोट बच्चों को सिखाती हूँ, हमारा नेता कैसा हो, मिलेट्स और पल्सेस जैसा हो। क्यों? क्योंकि मिलेट्स और पल्सेस ऐसे दो क्रॉप्स है जो किसी भी सॉइल में ग्रो हो जाते हैं, चाहे वो सैंडी सॉइल हो, एलुवियल सॉइल हो, फर्टाइल सॉइल हो, नॉन फर्टाइल सॉइल हो, ड्राई सॉइल हो, मॉइस्ट सॉइल हो, किसी भी सॉइल में ग्रो हो जाती है। बहुत कम भाव खाने वाला क्रॉप है ये और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है ना। तुम्हारा नेता और हमें भी कैसा होना चाहिए, मिलेट जैसा होना चाहिए। ये इनको कोर्स ग्रेन्स भी बोलते हैं क्योंकि ये काफी कोर्स होते हैं छूने में, है ना। दे आर प्रिटी कोर्स बट दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मिलेट्स, ज्वार, बाजरा एंड रागी। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रागी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में रागी पे आता है ना। आपको रागी के कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किस क्रॉप के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बट लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग, दैट इज ज्वार। ज्वार जो है इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ये एक रेन फेड क्रॉप है जिसको हार्डली कोई इरिगेशन चाहिए, तो बल्कि ऐसे क्रॉप्स हमको ज्यादा ग्रो करने चाहिए क्योंकि ये क्लाइमेट रेजिस्टेंट होते हैं। जिस तरीके से आजकल हमारा अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट हो रहा है, ये वाले क्रॉप्स तो ग्रो करेंगे ही करेंगे। राइस से ज्यादा हमें ये वाले क्रॉप्स खाने भी चाहिए इफ वी केयर अबाउट आवर प्लैनेट, राइट। तो कर्नाटका याद रखो, ज्वार जो है कर्नाटका आंध्र प्रदेश में ग्रो होता है ना। रागी भी कर्नाटका में होता है, तो कर्नाटका स्टेट याद रखो जब मिलेट्स के बारे में बात आती है। बाजरा की बात करें तो इट ग्रोज वेल ऑन सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। रागी की बात करें इट इज रिच इन आयरन, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। बल्कि साउथ में जब बच्चे 6 महीने के होते हैं और उनको सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस किया जाता है तो यूजुअली रागी मॉल्ट, जो रागी का आपका लिक्विड है, उसको खिलाया जाता है। इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है ये, राइट। ये ड्राई रीजन एरियाज में ग्रो होता है। इट ग्रोज ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, सॉल्टी, कोई भी सॉइल में ग्रो हो जाता है, राइट। तो कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो क्या रखना है, मिलेट्स में आपको याद रखना है कर्नाटका, और बाकी तो कुछ है नहीं। ड्राई रीजन में, रेनफेड एरियाज में इट कैन ग्रो। हमारा नेता कैसा हो, याद रखना। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं मेज की। मेज का मतलब होता है भुट्टा, है ना। भुट्टा कैन बी यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर। द ओनली क्रॉप इन योर बुक जिसके बारे में फूड एंड फॉडर दोनों है। फॉडर मतलब जो जानवरों को भी खिलाया जा सकता है, जो हम भी खा सकते हैं, दैट इज मेज। इट इज अ खारिफ क्रॉप, बट इन सम स्टेट्स इट कैन बी ग्रोन एज अ राबी क्रॉप। तो कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज समथिंग दैट कैन बी ग्रोन बोथ एज राबी एंड खारिफ क्रॉप। तो याद रखना आंसर है मेज। तो मेज में आपको ये दोनों मेन कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है। पहला, राबी और खारिफ क्रॉप दोनों की तरह ग्रो हो सकता है, और दूसरा फूड एंड फॉडर, ठीक है। इट रिक्वायर्स टेम्प, ये अगर आप इतना याद भी ना रहे तो कोई बात नहीं, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड इट ग्रोज इन ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, राइट। अच्छा, नाउ ऑब्वियसली विद हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जो प्रोडक्शन ऑफ मेज है वो काफी ग्रो हो चुका है इन एरियाज लाइक कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू कैन रीड इट, राइट। अब हम आते हैं पल्सेस। नाउ आई हैव टोल्ड यू हमारा नेता कैसा हो, मिलेट और पल्सेस जैसा हो। पल्सेस भी इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर ऑल वेजिटेरियन, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ वेजिटेरियन ज्यादा है। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। हम प्रोड्यूस भी बहुत ज्यादा करते हैं और खा भी जाते हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको, राइट। नाउ मेजर पल्सेस ऑफ इंडिया आर तूर या अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम। होमवर्क, पता करो ये कौन सी दाल है। ये नहीं रेड, येलो, ब्लैक,
पता करो कि दाल के एक्चुअल नाम क्या है, राइट ना। पल्सेस क्यों, पल्सेस भी मिलेट्स की तरह कहीं भी ग्रो हो जाते हैं। दे कैन ग्रो इन वेरी ड्राई एरियाज, दे कैन सर्वाइव ऑन वेरी लिटिल मॉइस्चर, बहुत कम भाव खाने वाले क्रॉप्स है ये, राइट। नॉट जस्ट दैट, ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स मतलब इन क्रॉप्स में क्या बोल रही हूँ, हाँ, ये जो क्रॉप्स होते हैं इनमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसके वजह से वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा पाते हैं, ठीक है। सो बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, साइंस में पढ़ा होगा, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर, अरहर थोड़ा पेट भी खराब करती है वैसे, एंड इट इज नॉट ऑल्सो वेरी न्यूट्रिशियस, बट एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। इट इज मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। क्यों रोटेशनल क्रॉप्स की तरह क्यों ग्रो करते हैं? देखो यार, अगर हम कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ी कम होती है, तो जब हम बीच में पल्सेस ग्रो करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी हम वापस से रिस्टोर कर पाते हैं, फिर वापस से कोई और क्रॉप ग्रो करते हैं। सो इट इज अ वेरी गुड रोटेशनल क्रॉप ऑल्सो, राइट। मेजर एरियाज ऑफ पल्सेस आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटका, राइट। अभी तक जो हमने किया उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। गिव मी 1 सेकेंड। जल्दी से बता दो, इन विच टाइप ऑफ सॉइल डज मेज ग्रो? मेज होता है भुट्टा, अगर आप ये याद कर पाए, वेरी गुड। आंसर इज ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। Pulses are a source of dash in a vegetarian diet. They are a source of protein in a vegetarian diet. Wheat requires annual rainfall between, कम रेनफॉल की जरूरत है तो 50 to 75 सेंटीमीटर, बहुत कम बारिश। The two main wheat growing areas, हमें पता है साइक्लोन की वजह से इस एरिया में ग्रो होती है, which is the गंगा सतलज प्लेन एंड द डेक्कन ट्रैप। राइट, हो रहे हैं क्वेश्चंस। इजी है चैप्टर? नहीं मैम, होगा। लेट्स मूव ऑन टू फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स, है ना। तो हमारे पास शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी है, दैट आर फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स। अगर हम शुगर केन की बात करें तो हमारे यहाँ चीनी बहुत खाई जाती है, ये आपको भी पता है, मुझको भी पता है, अभी मैंने गुलाब जामुन भी खाया था। Oh God, India is the second largest producer of sugarcane only after Brazil. तो हम सेकंड आने में काफी नंबर 1 है ना। चाहे वो राइस हो चाहे वो शुगर केन हो, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, राइट। अब शुगर केन को 11 महीने लगते हैं। इट रिक्वायर्स 11 months फ्रॉम द सीड टू हार्वेस्ट, है ना। तो काफी लंबा इसमें कमिटमेंट चाहिए। इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 to 100 सेंटीमीटर। तो जनरली याद रखो कि चीनी को ग्रो करने के लिए थोड़ा बारिश चाहिए और बहुत गर्मी चाहिए, है ना। थोड़ा बारिश बोलते हैं आपको पता है 75 to 100 है ना। एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ह्यूमिड है 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली जहाँ पर लो रेनफॉल है, ये आप हर क्रॉप के लिए लिख सकते हो, है ना। जहाँ पर पानी की जरूरत है कि अगर लो रेनफॉल है तो इरिगेशन फैसिलिटी यूज हो सकते हैं। इट कैन बी ग्रोन इन अ वैरायटी ऑफ सॉइल। इट रिक्वायर्स मैनुअल लेबर, 11 महीने लगते हैं और काफी ज्यादा मैनुअल लेबर लगता है फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, है ना। शुगर केन को प्रोसेस करके काफी चीजें बनती है, जैसे शुगर, गुड़, खांदसरी एंड मोलासिस। खांदसरी, मोलासिस ये अलग अलग टाइप की चीनियां होती है, जैसे नहीं होता हम बूरा बोलते हैं, आई डोंट नो इफ यू गाइज नो, बट गोंद, all of this comes from sugarcane. The major sugarcane producing states are UP, Maharashtra, Karnataka. तो यूपी याद रखना, है ना। यूपी और महाराष्ट्र दोनों जगह काफी चीनी खाई जाती है, ठीक है। यूपी में एक जगह है मवाना शायद, है ना, जहाँ काफी चीनी बनती है। एनीवेज कमिंग बैक, मुझे पता है मेरी बुआ वहाँ की थी, तो जब भी हम वहाँ जाते थे तो वहाँ चीनी के ऐसे सैशेज हमको सैंपल में मिलते थे। चलो लेट्स मूव ऑन टू ऑयल सीड्स। इन 2018 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो मैंने कहा ना सेकंड आने में हम नंबर 1 है, तो 2018 में हम लोग सबसे ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे ग्राउंडनट का। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली होती है ना वो, राइट। इन रेप सीड प्रोडक्शन, रेप सीड भी एक तरीके का सीड है, नाम थोड़ा अजीब है आई नो, बट रेप सीड प्रोडक्शन में वी आर द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना। बस जनरली याद रखो, इस पे एज सच लिखने के लिए क्वेश्चन नहीं आता है,
राइट। अब हमारे यहाँ डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन दैट कवर्स 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ आवर कंट्री। जहाँ भी एग्रीकल्चर होता है उसका 12% पे सिर्फ ऑयल सीड्स ही ग्रो होते हैं। किस टाइप के ऑयल सीड्स? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमे। और आपको पता भी है इवन इन आवर कुकिंग वी यूज अ लॉट ऑफ ऑयल, राइट। इससे जो ऑयल निकलता है वी यूज अ लॉट ऑफ ऑयल सीड्स, राइट। सोयाबीन, कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड्स, लिंसीड एंड फ्लावर, सनफ्लावर। ऑलराइट, एक सेकेंड गाइस। ऑलराइट, ग्राउंडनट की बात करें तो ग्राउंडनट इज अ खारिफ क्रॉप। के फॉर खारिफ, के फॉर खुशबू। तो बारिश की खुशबू मतलब बारिश के टाइम ग्राउंडनट को ग्रो किया जाता है। इट अकाउंट फॉर मोर देन हाफ द नंबर ऑफ ऑयल सीड्स इन द कंट्री। तो सबसे ज्यादा कौन सा सीड हमारे यहाँ ग्रो होता है? ग्राउंडनट ग्रो होता है, बस इतना, ठीक है। इट इज गुजरात इज द जी फॉर ग्राउंडनट, जी फॉर गुजरात, है ना। तो गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। लिंसीड एंड मस्टर्ड्स आर, इसको बस पढ़ लो, यू डोंट हैव टू रेक्टिफाई इट। लिंसीड एंड मस्टर्ड्स आर राबी क्रॉप्स, है ना। मस्टर्ड राबी क्रॉप है, याद रखना, क्योंकि द ओनली राबी क्रॉप देन वी नो इज लाइक व्हीट, है ना। तो व्हीट और मस्टर्ड याद रखो, राइट। सेसमे इज अ खारिफ क्रॉप in north and rabi crop in south India. Castor seed is grown both as rabi and kharif crop. Again, don't need to remember it, just पढ़ लो। All right, अब अगला क्रॉप जो काफी एग्जाम में आता है इज द बेवरेज क्रॉप ऑफ टी एंड कॉफी। बेवरेज मतलब पीने वाला, जिसको पीते हैं हम, उससे चाय बना के। टी कल्टीवेशन एंड कॉफी कल्टीवेशन बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? जहां पर हम लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड लेते हैं और उसमें बहुत ज्यादा क्रॉप्स, एक ओनली वन वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रो करते हैं। काफी लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव होता है, तभी वो इकोनॉमिकली वायबल होता है। अगर मैं अपने गार्डन में चाय ग्रो करूं तो बेटा उससे कोई चाय पत्ती नहीं निकलने वाली, राइट। सब फीवर है, सो आई एम नॉट लाइक, थोड़ा ज्यादा बोलने पे ना आई एम लाइक ब्रेथलेसनेस हो रही है। ओके, सो टी क्रॉप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स। इंडिया जो है, हमें ऐसा लगता है कि चाय जो है हमारी मात्र अपनी इंडियन की चाय है, बट एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने चाय को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। टुडे टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। टी प्लांट एक ऐसा क्रॉप है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में बहुत अच्छा ग्रो होता है इन डीप फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। गाइज ये आपको याद करना है, टी और कॉफी पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वेल ड्रेन सॉइल में ग्रो होता है जहां पर काफी ऑर्गेनिक मैटर है, काफी फर्टाइल है। इट रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू आउट द ईयर। तो काफी ज्यादा उसको मॉइस्ट फ्री, बिल्कुल मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, उस टाइप का क्लाइमेट में वो ग्रो होता है। इट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। इट रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर एंड अबंडेंट चीप लेबर। ओके, सॉरी गाइस, सोचा था मैं छुट्टी लूंगी बट काफी छुट्टी हो गई थी मेरी। ओके, सो टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। इसको काफी ज्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। एंड अच्छा, क्यों जरूरत होती है? चाय को जो लीव्स होती है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो यू हैव टू एक्चुअली प्लक इट बाय हैंड। तो बहुत ज्यादा बच्चों को भी पहले, जब चाइल्ड लेबर इलीगल नहीं हुआ करता था, तो इसमें बच्चों को भी काफी ज्यादा हायर किया जाता था। लेकिन आजकल लड़कियों से, औरतों से जो है प्लक कराए जाते हैं लीव्स, और फिर उसको एकदम से जो है, जिससे वो फ्रेश रहे, एकदम से फैक्ट्री में भेजना पड़ता है सो दैट वो प्रोसेस हो पाए। जितना आप रखोगे उतना वो खराब होगी, ड्राई हो जाएंगी और फिर अनफिट हो जाएंगी, राइट? ऑलराइट, आएंग क्या भाई, उठना ही पड़ेगा क्या? हाँ, लाइक बैठ के मत पढ़ाओ। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्ट बंगाल। तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट एरियाज में चाय काफी ग्रो होते हैं, साउथ में तमिलनाडु, केरला में चाय काफी ग्रो होते हैं, है ना। नेक्स्ट इज कॉफी। अब इंडियन कॉफी इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, है ना। हमारी कॉफी जो है दुनिया भर में बेची जाती है, क्योंकि हमारी कॉफी इज द अरेबिका कॉफी, है ना, जो अरेबिया वाली होती है ना, वेरी गुड क्वालिटी कॉफी। ये पहले इंट्रोड्यूस हुई थी फ्रॉम यमन टू इंडिया एंड इट वॉज प्रोड्यूस्ड इन द गारो हिल्स, नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट्स है ना, वहां पर पहले ग्रो की गई थी। दिस वेराइटी इज इन डिमांड इन द होल वर्ल्ड। इनिशियली इस कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बुदाम हिल्स, है ना, बट नाउ इट इज कल्टिवेटेड इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये आ सकता है कि यू आर अ फार्मर इन कर्नाटका एंड यू आर थिंकिंग ऑफ ग्रोइंग ईदर टी और कॉफी, तो व्हाट विल यू ग्रो एंड व्हाई? तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटका
की बात अगर हो रही है तो कर्नाटक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी इन इंडिया। टी की बात हो रही है तो आसाम, आसाम टी भी बोलते हैं ना, तो उस तरीके से याद रखो। ऑलराइट, नाउ वी कम टू हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, सॉरी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर मतलब जो फ्रूट प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स होते हैं, फल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स होते हैं। नाउ यू ऑलरेडी नो इंडिया में फल भी बहुत खाए जाते हैं, हर फेस्टिवल में फल यूज होते हैं, तो वी आर द फर्स्ट नहीं आएंगे हम, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, है ना। तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हो गए, टेम्परेट फ्रूट्स जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये भी हम लोग ग्रो करते हैं, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है वन स्टेट वन फ्रूट। वैसे इसमें बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आया फिर भी, ठीक है। तो मैंगोज महाराष्ट्र का याद रखो, है ना, अल्फोंसो मैंगो रत्नागिरी के आते हैं ना, तो महाराष्ट्र। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, नागपुर ऑरेंजेस बहुत पॉपुलर है। बनानास ऑफ केरला, लाइक इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। लीची एंड गुआवा ऑफ यूपी एंड बिहार, आपको पता है यूपी बिहार में बहुत ज्यादा लीचियां बिकती है। अगर आप खुद यूपी बिहार को तो आपने देखा होगा, जब लीची और गुआवा का सीजन आता है तो ठेले पर ठेले जो है भर जाते हैं, राइट। पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड एप्पल, पियर, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो एप्पल जैसे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के भी चीक्स एप्पल जैसे होते हैं, रेड रेड और क्यूट क्यूट, राइट। एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स ये सब नॉर्थ में मिलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। Clear? All right. Now before we go to the questions of this part, guys, अगर आपने अभी तक आकार बैच ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से कर लो, है ना। हमारा आकार बैच हम इसी बड़े स्क्रीन पे पढ़ाते हैं, वेदांतु प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, जहां पर क्लास के टाइम आपके डाउट्स भी लिए जाते हैं, आपको रेफरेंस बुक्स भी मिलती है, आपको एक टाइम टेबल मिलता है जिसको फॉलो करके आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा। यू नो, वी विल मेक श्योर कि अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो बोर्ड एग्जाम्स में तो आकार बैच विल डेफिनेटली हेल्प यू, जहाँ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं इंक्लूडिंग इंग्लिश, है ना, जो आजकल यूट्यूब पे हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो दिस फॉर द एंटायर ईयर द प्राइस इज 1499। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। ऑलराइट, लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस। जल्दी से बताओ इसका आंसर। What is the ideal condition for the growth of sugar cane? तो बहुत गर्मी, बहुत ह्यूमिडिटी, है ना, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, और बारिश ठीक ठाक चाहिए उसको। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर तो नहीं है, प्लांट और फ्रूट और वेजिटेबल तो नहीं है, प्लांटेशन है ना। बेवरेज कल्टीवेशन भी सही है, बट बेटर आंसर इज प्लांटेशन। कॉफी कल्टीवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन Baba Budan Hills. All right, let's move on to the next food crop, that is rubber. देखो, नॉन फूड क्रॉप मतलब जिसको आप खाते नहीं हो। रबर एक ऐसा क्रॉप है, अगर आप केरला और इन साइड पे जाओगे तो आपको बड़े बड़े रबर प्लांटेशंस दिखेंगे, है ना। तो रबर इज अ क्रॉप दैट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप, इक्वेटर के पास। इट यूजुअली ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज भी, बट ज्यादातर इक्वेटर के पास, अफ्रीका वगैरह जाओगे तो हाँ, तो बहुत ही ज्यादा रबर प्लांटेशंस है। इट रिक्वायर्स, अब मैंने क्या बोला, साउथ में ग्रो होता है, इक्वेटर के पास ग्रो होता है रबर, तो ऑब्वियस ही बात है ठंड में तो ग्रो नहीं होगा। इक्वेटर के पास कैसा मौसम होता है, हॉट और ह्यूमिड होता है, उसमें रेनफॉल काफी होती है, आपका टेम्परेचर अब 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अब रबर एक ऐसी चीज तो है नहीं जो आप खा सकते हो, तो किस में यूज होती है? इट इज यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, है ना। तो रबर से काफी सारे रबर प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके, जैसे टायर हो गया, इरेजर हो गया, ऑल ऑफ दैट, राइट। इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दैट इज रबर। इतना ही है। अब हम आते हैं फाइबर क्रॉप्स पे। फाइबर क्रॉप्स वो वाले क्रॉप्स होते हैं जिससे कपड़ा बनता है ना, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, ऑल ऑफ दीज आर फाइबर क्रॉप्स, राइट। तो कॉटन, जूट और हेम्प आर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द सॉइल। जो सिल्क होता है दैट इज अ क्रॉप दैट इज ग्रोन फ्रॉम थ्रू सिल्क वर्म्स, है ना। तो आपको पता है कि सिल्क वर्म्स को मलबरी लीव्स खिला के मोटा किया जाता है, फिर उनको जो है कुकून बनाते हैं वो लोग, है ना, जिसमें वो सो जाते हैं, फिर हम उसको गर्म पानी में डाल के वो बेचारे सिल्क वर्म्स मर जाते हैं, और उससे फिर हम सिल्क निकाल के अपनी सिल्क साड़ी बनाते हैं। वाओ, आई मीन ह्यूमन बींग्स तो अलग लेवल क्रूएल हो चुके हैं, राइट। तो दिस रेयरिंग ऑफ वर्म्स टू क्रिएट सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। याद रखना, एमसीक्यू की तरह आ सकता है। ऑलराइट, कॉटन की अगर हम बात करें तो इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। वर्ल्ड में सबसे पहले बोला गया है कि कॉटन इंडिया में ही ग्रो हुआ था। इट इज अ खारिफ क्रॉप।
तो बहुत बारिश में ग्रो किया जाता है, requires 6 to 8 months to mature. It is one of the major raw material for textile industries. कॉटन ग्रो होती है डेक्कन एरिया में, ब्लैक सॉइल बेस्ट सॉइल होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल फॉर और इरिगेशन, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ. जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा नेता कैसा हो, मिलेट और पल्सेस जैसा हो, हमारा नेता कैसा ना हो, कॉटन जैसा ना हो, क्योंकि कॉटन बहुत ज्यादा भाव खाता है. देखो इसको कितनी सारी डिमांड्स करता है ये. इसको हाई टेम्परेचर भी चाहिए लेकिन लाइट रेनफॉल भी चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए कि भाई कोई फ्रॉस्ट जो वो ही नहीं होती, सुबह सुबह जो पानी आता है लीफ पे वो नहीं होना चाहिए, एंड कॉन्स्टेंट सनशाइन चाहिए थ्रू आउट इट्स ग्रोथ, है ना. तो काफी डिमांड्स करता है हमारा कॉटन. इसको ज्यादातर महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में ग्रो किया जाता है. वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना. चाइना प्रिटी इट्स लाइक काफी एडवांस्ड है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, के हर चीज में फर्स्ट आता है. चलो लेट्स गो ऑन टू जूट. जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इट इज गोल्डन इन कलर. काफी ज्यादा एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी है जूट. इट कैन ग्रो इन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स. देखो यार, याद रखना, जूट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है वेस्ट बंगाल एरिया में. तो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल एरिया में फ्लड प्लेन्स है ना, काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग होती है बारिश की वजह से. सुना होगा आपने वेस्ट बंगाल, आसाम, ये सारे एरियाज में. तो फ्लड प्लेन्स में ग्रो होता है वेल फर्टाइल सॉइल में. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर. आपको पता है वेस्ट बंगाल में काफ़ी गर्मी है ना. इट इज़ यूज्ड इन गनी मैट्स, रोप्स, कारपेट्स, झाड़ू, थ्रेड एक्सेट्रा. राइट. द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज आर वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार. तो ये वाले जो फ्लड प्लेन एरियाज है ना, जहाँ फ्लडिंग होती है, वहां पर जूट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है. ऑलराइट, लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस. रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज, जल्दी से बता दो. सेरीकल्चर. इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स ऑफ आवर कंट्री आर नॉन फूड क्रॉप्स, टी एंड कॉफी. नहीं, टी और कॉफी तो फूड क्रॉप्स है. कॉटन एंड जूट. ऑलराइट, तो गाइज यहाँ तक आपका चैप्टर खत्म हुआ व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स. आई होप आपको समझ आ गया. बहुत ज्यादा लॉजिकली आप चीजें याद कर सकते हो, और जो नहीं याद कर पा रहे हो लॉजिकली, थोड़ा सा उसे याद करने की कोशिश करो. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ऑयल सीड्स क्रॉप्स, इसको बस पढ़ लो तो भी काफी है, क्योंकि इस पे कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता, है ना, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. स्कूल वाले कुछ भी कर सकते हैं. स्कूल वालों पे मुझे कोई भरोसा नहीं है. दे कैन गिव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन टू यू. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर. ना मैंने आपको चैप्टर शुरू करने में बोला था कि इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर नहीं, हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर अगर कोई है तो वो एग्रीकल्चरल सेक्टर है. इकोनॉमिक्स में भी हमने पढ़ लिया, क्योंकि इस सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है. वी हैव 2/3 ऑफ आवर कंट्री हु आर एंगेज्ड इन सम और द अदर काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चरल इनकम अभी भी बहुत ज्यादा कम है. इतने सारे लोग हैं तो इनकम भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इनकम बहुत ज्यादा कम है, बिकॉज वी हैव नॉट बीन एबल टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर. हम लोगों को रिफॉर्म्स लाने चाहिए थे, इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. कुछ पिछले सालों में हम कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए भी है जिससे फायदा हुआ है, बट वी स्टिल नीड टू डू मच मोर. राइट. तो मोस्ट अब आज भी हमारे देश में 85% ऑफ द फार्मर्स आर स्टिल डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर क्रॉप्स. इमेजिन करो, अभी भी ऐसे फार्मर्स हैं जो आसमान को देख के बोलते हैं कि हे इंद्रदेव बारिश दे दो, उसके बिना उनके क्रॉप्स खराब हो जाते हैं. तो ये हमारे लैंड का, हमारे रिसोर्सेज का काफी बड़ा वेस्ट है. राइट. दिस इज अ सीरियस चैलेंज. अब जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तब वी वर मेजरली एन एग्रीकल्चरल सेक्टर. जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे जो लीडर्स थे, उनको पता था कि एग्रीकल्चर को अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो देश की उन्नति होगी, है ना, प्रोग्रेस होगा. तो दैट इज व्हाई दे ब्रॉट अबाउट अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स. फॉर एग्जांपल लैंड को कलेक्टिवाइज करना, छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड को साथ में आके उसमें एग्रीकल्चर अगर होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा. तो लैंड कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन, एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, जिससे फार्मर्स का खुद का कोई लैंड नहीं होता था, जमींदार का होता था, उसको हटाया गया. राइट. और फोकस किया गया on institutional reforms after independence. The first 5-year plan focused on land reform, जहाँ पर कॉन्सेप्ट था कि लैंड जो है पेजेंट्स के हाथ में हो, फार्मर्स के हाथ में हो, बड़ा पीस ऑफ लैंड हो. The right of inheritance had already led to fragmentation of land holdings, necessitating a consolidation of holdings. तो as I told you, इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा भी था, कि एक पीस ऑफ लैंड जो है बट जाता है
क्योंकि हमारे यहाँ इनहेरिटेंस लॉ में जब पापा मरता है तो लैंड बट जाता है लड़कों में, बच्चों में, है ना। अब तो लड़कियों में भी बटने लगा है, राइट। तो ऑल ऑफ दैट, इन सारे रीजंस की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है। तो द फोकस इज ऑन कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, राइट। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने इंडिपेंडेंस के बाद काफी रिफॉर्म्स हम लाए तो हैं, बट रिस्पॉन्स उसका ल्यूकवार्म है। फॉर एग्जांपल, अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम वाज डन ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस, लैंड कलेक्टिवाइजेशन वाज आल्सो डन इन वेरी फ्यू प्लेसेस। ऐसे अक्रॉस द कंट्री हमने बहुत अच्छी तरीके से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल मतलब जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स की जरूरत है ना, जिसमें सरकार को पूरा लॉ चेंज करना पड़ेगा, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो बहुत अच्छी तरीके से हमारे देश में इंप्लीमेंट नहीं हुए। अब 1960 से 1970 तक आते आते हमारे देश में काफी शॉर्टेज ऑफ फूड की प्रॉब्लम होने लगी थी। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम कुछ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लाए अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर फार्मर्स को हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स दी गई, कुछ ऐसे बीज, है ना, जिसके क्रॉप्स में आसानी से इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे, पेस्ट नहीं लगेंगे, मरेंगे नहीं, है ना। तो दोज आर योर स्ट्रॉन्ग क्रॉप्स, राइट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, ये इन सब का यूटिलाइजेशन किया गया इन ऑर्डर टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, राइट। पर ग्रीन रेवोल्यूशन में एक प्रॉब्लम था, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन सर्टेन एरियाज, जैसे पंजाब हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री जैसे उड़ीसा झारखंड यहाँ पर नहीं हुआ। तो वहाँ के फार्मर्स गरीब के गरीब रह गए, आज भी वो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल और रेनफॉल पे ही डिपेंड करते हैं। अनदर प्रॉब्लम विद ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हमने यूज तो जरूर किए, बट उसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, पेस्टिसाइड्स की जरूरत होती है, फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है, जिसने सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा कम कर दी, ठीक है। ऑलराइट, और क्या रिफॉर्म्स लाए सरकार? प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फार्मर्स को होती है नेचर से, है ना। नेचर को कोई रोक नहीं सकता, तो अगर फार्मर्स का क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि फ्लड आ गई, बारिश आ गई बहुत तेज, तो क्या होता है, तो वहां अपने अगर उन्होंने क्रॉप के अगेंस्ट इंश्योरेंस करा रखा है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, तो दे आर गिवन सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इफ देयर क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ सच नेचुरल डिजास्टर। तो इस तरीके से सरकार ने मेजर्स लाए जिससे फार्मर्स को थोड़ा सिक्योरिटी मिले ओवर द वर्क दैट दे आर डूइंग, है ना। ग्रामीण बैंक्स इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि फार्मर्स को लो इंटरेस्ट पे लोन मिले जिसको दे कैन इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बैंक्स को बोला गया कि लोन प्रोवाइड करें एट ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया जिससे अगेन किसान जो है क्रेडिट पे, लोन पे, है ना, सामान खरीद पाए। पर्सनल एक्सीडेंट्स इंश्योरेंस स्कीम, फार्मर को कुछ हो जाए तो परिवार को थोड़ा पैसा मिले। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस, जैसे कि फार्मर्स को पता चले कौन से वेदर कंडीशन में क्या ग्रो करना है। हर साल वेदर कंडीशन बदलता है, यू गाइस हैव रेड ऑफ अबाउट इट ना, एल नीनो, ला नीना, है ना। तो उस हिसाब से कौन सा क्रॉप हर साल ग्रो करना चाहिए, क्या क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स जब अपने क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो देखो जिस टाइम हार्वेस्ट होता है हो सकता है उस टाइम जो है प्राइसेस ऑफ गुड्स फॉर सम रीजन बहुत कम हो जाए। तो आपने देखा होगा बहुत बार टमाटर 5 रुपए किलो बिकता है, तो फार्मर्स ने इतनी मेहनत पूरे साल की तो उन्हें क्या ही पैसा मिलेगा अपने मेहनत का। तो गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि हम मिनिमम इतना प्राइस तो देंगे ही देंगे आपके क्रॉप्स के लिए जिससे आपको नुकसान ना हो, राइट। तो ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट वेज इन विच गवर्नमेंट हैज पुट फॉरवर्ड रिफॉर्म्स फॉर द फार्मर्स। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5-year प्लान? जल्दी से बता दो। Answer is land reform. Which of the following was government scheme for benefits of farmers? Kisan credit card, PAIS. So answer is both A and B. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम लोग करने वाले हैं एग्रीकल्चर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। नॉर्मली क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम्स में हम लोग जो है चैप्टर समझ लेते हैं, पीवाईक्यूज कर लेते हैं, सैम्पल पेपर्स कर लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर भूल जाते हैं। तो आज के सेशन को ध्यान से सुनना, बिकॉज एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एग्रीकल्चर का पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पे है। इफ यू हैव नॉट सीन इट, मेक
मेक श्योर दैट यू वॉच इट. Let's go with the very first question. NCERT किताब खोल के रखना अपने सामने. Which one of the following describes a system of agriculture where a single crop is grown over a large area? Shifting agriculture तो नहीं है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर. एक ही क्रॉप को आप बहुत बड़े लैंड में इसलिए ग्रो करते हो क्योंकि वो इकोनॉमिकली ज़्यादा वाइबल होता है, प्रॉफिटेबल होता है, जैसे टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन वगैरह. Which one of the following is a rabi crop? R for rabi, R for रजाई. मतलब कोल्ड में, ठंड में जो है उसको हम लोग करते हैं. तो राइस तो पक्का नहीं है, मिलेट्स भी नहीं है, कॉटन भी नहीं है. आंसर ग्राम लग रहा है मुझे. ठीक है, आई एम डूइंग इट बाय एलिमिनेशन. देखते हैं आंसर सही होगा या नहीं. Which of the following is a leguminous crop? हमारा नेता कैसा हो, जल्दी से बताओ. मिलेट्स और पल्सेस जैसा हो, और दोनों ही ऑप्शन में है. पर लेग्यूमिनस क्रॉप्स वो होते हैं जो जिसके जो अपने मतलब जो सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, है ना, बाय इंक्रीजिंग नाइट्रोजन. सो आंसर विल बी पल्सेस. राइट, लेट्स सी. ओके, आंसर कहीं नहीं दे रखा क्या? ग्रेट. इसका आंसर चेक करना पड़ेगा, एक बार मैं जल्दी से देख लेती हूँ. आई थिंक ग्राम ही है इसका आंसर, बट लेट मी ऑल्सो चेक. हाँ, व्हीट, ग्राम, टी, मस्टर्ड एंड लिंसीड, है ना. तो ग्राम है. मैंने तो एलिमिनेशन किया, वो भी आप कर सकते हो इफ यू वांट टू गेट द करेक्ट आंसर. लेग्यूमिनस क्रॉप्स इज पल्सेस. ऑलराइट, नेम वन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप, मतलब जिसको आप पी सकते हो. तो आपका टी और कॉफी हो गया. एंड व्हाट आर द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ. तो अगर टी की अगर हम बात करें तो आसाम एरिया में होता है. तो आई वुड से कि इसको थोड़ा मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, इसको लोअर, इतना हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए. ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल में विद रिच एंड ह्यूमस में इसको ग्रो कर सकते हैं. टी बुशेज रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, या फिर फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, यानी कि एक बार में बहुत बारिश हो गई, थोड़ी थोड़ी बारिश थ्रू आउट द ईयर, टू एंश्योर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स. दिस इंडस्ट्री इज अ हेवीली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, है ना. इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड मैनुअल लेबर. एंड टी को प्रोसेस किया जाता है विद इन द टी गार्डन टू एंश्योर इट्स फ्रेशनेस. तो अगर आप कभी नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में गए हो जहाँ टी गार्डन्स होते हैं, वहाँ पर आपको टी भी मिलती है खरीदने के लिए, क्योंकि वहीं पर वो प्रोसेस होती है. नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया इन द रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस. तो स्टेपल में आप व्हीट और राइस भी लिख सकते हो. तो अगर हमने व्हीट लिखा, रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस इज द सतलज डेक्कन एरिया, है ना, सतलज वाला जो एरिया है. या फिर राइस अगर हम बात करें तो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, डेल्टाइक रीजन, कोस्टल रीजन, कुछ भी लिख लो. Enlist the various institutional reform programs introduced by the government in the interest of the farmers. तो इसको हमेशा शुरू करो by saying that India is an agricultural country and it is important that when 85% of our population is dependent upon agriculture, कि कुछ ऐसे reforms, institutional और technological reforms लाए जाए to increase productivity. Institutional reforms में first 5-year plan पहले जो है सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पर 2 फोकस था. Abolition of the zamindari system and consolidation of land या collectivization of land. However, ये पूरे देश में बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था. उसके बाद गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन स्कीम be introduced in order to increase productivity with the introduction of technology such as high yielding variety of seeds, pesticides, fertilizers, etc. that did double wheat and rice का output. उसके अलावा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके थ्रू फार्मर्स का वो क्रॉप्स प्रॉमिस करते हैं टू बाय एट अ फेयर मार्केट प्राइस इफ इन केस देयर क्रॉप्स फेल, है ना, बारिश की वजह से, कम बारिश की वजह से, डिजीज की वजह से. फिर उन्होंने दिया PAIS, है ना. तो एक बार हम लोग देख लेते हैं. तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट डिजीज, फायर, साइक्लोन, फ्लड एक्सेट्रा. किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें अपना क्रेडिट कार्ड हो किसान पे, एक्सीडेंट का इंश्योरेंस हो. रेडियो और टेलीविजन में नए नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए जो फार्मर्स को बताते हैं कि किस सॉइल में किस क्रॉप को ग्रो करना चाहिए, क्या चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट में, है ना. क्रिएशन ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बैंक्स जो फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ऑफर करता है. राइट. सजेस्ट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. तो गाइस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. काफ़ी ज़्यादा रिपीट भी हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में, है ना. इट इज़ प्रिटी रिपीटेड.
तो इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन अ नंबर ऑफ एक्शंस टू एंश्योर एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन, ऑल ऑफ दैट। दूसरा, फर्स्ट 5-year प्लान, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, PAIS, ग्रामीण बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड, जो भी हमने अभी बोला वो सब आप इसमें डालोगे। डिस्क्राइब द जोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। तो राइस को ग्रो करने के लिए एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर चाहिए होता है ना। इट इज अ खारिफ क्रॉप, K फॉर खारिफ, K फॉर खुशबू। हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, जिन एरियाज में बारिश कम है वहां पर इरिगेशन के थ्रू राइस को ग्रो किया जाता है। इट इज ग्रोन इन द नॉर्थ ईस्ट एरियाज, डेक्कन एरियाज, कोस्टल एरियाज, एंड बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैनाल एंड गुड इरिगेशन फैसिलिटीज पंजाब और हरियाणा में भी आजकल राइस ग्रो हो रहा है। Alright, that's it. Those are your NCERT questions. आज का होमवर्क ये है, जल्दी से मुझे आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। प्लांटेशन एग्रीकल्चर किस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग या नन ऑफ द अबव? दूसरा क्वेश्चन, which is the main food crop of east and southern part of India? A short season between the Rabi and Kharif crop is known as Os, Boro, Zaid, या none of the above. Alright, so guys, that was your NCERT questions for the day. यहाँ पर हम आपका चैप्टर खत्म करते हैं। चैप्टर बहुत आसान है, सब बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है अगर CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो। कभी CBSE में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्रॉप्स के क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं पूछे जाएंगे। व्हीट हो गया, राइस हो गया, टी, कॉफी, मिलेट्स, ये 5 मैं कहूँगी फेवरेट है CBSE के, इसको तो अच्छी तरीके से करके जाना ही जाना। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।